हत्ता ये कि दास्तान शुरू होकर भी खत्म हो गई, हत्ता ये कि किरदार और तमाशाई दोनों रुखसत हो गए हैं, लेकिन कालू भंगी इसके बाद भी यहीं खड़ा है। ये जुल्म मुझ पर भी है और आप पर भी। मुझ पर इसलिए कि मुझे इसे लिखना पड़ रहा है, और आप पर इसलिए कि आपको उसे सुनना पड़ रहा है। वही झाड़ू जो ऐसा मालूम होता था माँ के पेट से उठा चला रहा। मेरी झाड़ू मेरे जिस्म का एक हिस्सा मालूम होती थी। उन कहानियों में इतने किरदार आए, मैंने उनके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया है। और तुमने कभी मेरे पर कहानी नहीं लिखी। प्रस्तुत करते हैं दास्ताने कालू भंगी। बड़े बड़े नवाबों के किस्से सुने, बड़े बड़े शहर और गांव के छोटे छोटे किस्से सुने, लेकिन कालू भंगी के बारे में नहीं सुना हो। आज कालू भंगी जिद पर अड़ गया कि भाई जब इन सब के किस्से सुनाए जा सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? हमने बहुत समझाया कि भाई जब तुम्हारा किस्सा कोई क्यों सुनना चाहे और कोई क्यों से सुनाए। हमने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं दास्ताने कालू भंगी। तो जनाब, मैंने इससे पहले हजार बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा, लेकिन मेरा कलम हर बार यह सोचकर रुक जाता था कि कालू भंगी के मुताबिक लिखा ही क्या जा सकता है। मुख्तलिफ जावियों से मैंने उसकी जिंदगी को देखने, परखने, समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं वो टेढ़ी लकीर दिखाई नहीं देती जिससे कोई दिलचस्प अफसाना मुरत्तिब हो सकता हो। अब दिलचस्प होना तो दरकिनार, कोई सीधा साधा अफसाना, बेकैफ वो बेरंग, बेजान मुरक्का भी तो नहीं लिखा जा सकता कालू भंगी के मुताबिक। फिर न जाने क्या बात, हर अफसाने के शुरू में मेरे जहन में आन खड़ा होता है और मुझसे मुस्कुरा के पूछता है, छोटे साहब मुझ पर कहानी नहीं लिखोगे? कितने साल हो गए तुम्हें लिखते हुए? 8 साल। 8 साल। मुझ पर एक कहानी नहीं लिखी तुमने? कितनी कहानियां लिखी हैं तुमने? 60-62। इन कहानियों में इतने किरदार आए, मैंने उनके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया है। और तुमने कभी मेरे पर कहानी नहीं लिखी। क्यों छोटे साहब? उसमें क्या कोई बुराई है, कोई कमी है? देखो कब से मैं इस कहानी के इंतजार में खड़ा हूँ। तुम्हारे जहन के कोने में एक मुद्दत से हाथ बांधे खड़ा हूँ छोटे साहब। मैं तो तुम्हारा पुराना लाल गोर हूँ, कालू भंगी। आखिर तुम मेरे मुताबिक क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखता, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अरे इस कदर इसकी जिंदगी सीधी सपाट थी कि मैं तो इसके मुतालिक कुछ भी नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता था। दरअसल इसके बारे में लिखने का इरादा मैं एक मुद्दत से कर रहा हूं, लेकिन कभी लिख नहीं सका। 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं लिख सका। इसलिए आज तक ये अपनी पुरानी झाड़ू लिए, अपने बड़े बड़े नंगे घुटने लिए, अपने फटे फटे खुरदुरे बदहैबत पांव लिए, अपनी सूखी टांगों पर उभरी दरारें लिए, अपने कुल्हों की उभरी उभरी हड्डियां लिए, अपने भूखे पेट और उसके खुश्क जिल की स्याही सिलवटें लिए, अपने मुरझाए हुए सीने पर गर्दालूद बालों की झाड़ियां ली, अपने सिकुड़े सिकुड़े होंठों, फैले फैले नथुनों, झुर्रियों वाले गाल और अपने आंखों के नीम तारी गड्ढों के ऊपर नंगी चंदिया उभारे मेरे जहन के कोने में खड़े। अब तक कई किरदार है, अपनी जिंदगी बताकर, अपनी अहमियत जताकर, अपनी ड्रामायत जहन नशीन करके चले गए। हसीन औरत, फूलों के ताजा तरीन गुंचे, कायनात के तरीन मनाजिर देखे थे, लेकिन ना जाने क्यों ये बदस्तूर अभी भी उसी तरह वहां खड़ा है। इसने इस घर के अंदर आने वाले हर किरदार को देखा, उसे रोते हुए, गिरगिराते हुए, मोहब्बत करते हुए, नफरत करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, कहे लगाते हुए, तकरीर करते हुए, जिंदगी के हर रंग में, हर नहज से, हर मंजिल में देखा।
बचपन से बुढ़ापे से मौत तक इसने हर अजनबी को इस घर के अंदर झांकते देखा और उसे अंदर आता हुआ देखकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। ये खुद परे हट गया, एक भंगी की तरह हटकर खड़ा हो गया। हत्ता ये कि दास्तान शुरू होकर भी खत्म हो गई, हत्ता ये कि किरदार और तमाशाई दोनों रुखसत हो गए हैं, लेकिन कालू भंगी इसके बाद भी यही खड़ा है। अब सिर्फ एक कदम इसने आगे बढ़ा लिया और मेरे जहन के मरकज में आ गया, ताकि मैं इसे अच्छी तरह देख लूं। इसकी नंगी चंदियां चमक रही और होठों पर एक खामोश सवाल। एक अरसे से मैं इसे देख रहा हूं, समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं मैं, लेकिन आज ये भूत ऐसे मानेगा नहीं। इसे कई सालों तक टाला है, आइए आज इसे भी अलविदा कह देते हैं। तो जनाब, मैं 7 बरस का था जब मैंने पहली बार इसे देखा था। उसके 20 बरस बाद जब ये मरा, मैंने उसे उसी हालत में देखा। कोई फर्क ना था, वही घुटने, वही पांव, वही रंगत, वही चेहरा, वही टूटे हुए दांत, वही झाड़ू, वही झाड़ू जो ऐसा मालूम होता था माँ के पेट से उठा चला रहा। मेरी झाड़ू मेरे जिस्म का एक हिस्सा मालूम होती थी। मैं हर रोज मरीजों का बोलो-बराज साफ करता। बोलो-बराज मतलब कफ या टट्टी साफ करता। फिर डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के यहाँ कमरे में सफाई करने चला जाता। डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी को जंगल में चराने ले जाता। दिन ढलते ही मैं वापस अस्पताल ले आता और अपना खाना तैयार करता और खाकर सो जाता। 20 साल से मैं इसे यही करता हुआ देख रहा हूं। हर रोज बिला नागा उस अरसे में ये कभी एक दिन के लिए भी बीमार नहीं पड़ा। यह अमर ताज्जुब खेज जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि महज अब इसी के लिए कहानी लिखी है। ये कहानी तो जबरदस्ती लिखवाई जाती। 8 साल से मैं इसे टालते आया हूं, लेकिन ये शख्स नहीं मान, जबरदस्ती से काम ले रहा है। ये जुल्म मुझ पर भी है और आप पर भी। मुझ पर इसलिए कि मुझे इसे लिखना पड़ रहा है, और आप पर इसलिए कि आपको उसे सुनना पड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए, इसके लिए इतनी मुतालिक, इतनी सिरदर्दी मोल ली जाए। मगर क्या किया जाए? इसकी खामोश निगाहों के अंदर एक ऐसी खिंची खिंची सी मिल्तजाना काविश, एक ऐसी मजबूर बेज़बान है, एक ऐसी महबूस गहराई है कि मुझे इसके मुतालिक लिखना पड़ा। और लिखते लिखते ये भी सोचता हूं कि आखिर इसके मुतालिक क्या लिखूंगा मैं। कोई पहलू भी ऐसा नहीं हो जो दिलचस्प, कोई कोना ऐसा नहीं है जो तारीख हो, कोई जाविया ऐसा नहीं है जो किसी मकनातीशी कशिश का हामिल। हाँ, 8 साल से मुतवातिर मेरे जहन के कोने में है, ना जाने क्यों। इसमें इसकी हठधर्मी के सिवाय और तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे जब मैंने आंगी के अफसाने में चांदनी के खलियान सजाए और यरकानियत के रुमानी नजरिए से दुनिया को देखा, उस वक्त भी ये वहीं पड़ा। जब मैंने रुमानियत के आगे सफर इख्तियार किया और हुस्न और हैवान की भूख लम्बूक कैफियतें देखता हुआ टूटे हुए तारों को छूने लगा, उस वक्त भी ये वहीं पड़ा। जब मैंने बालकोनी से झांक कर अन्नदाताओं की गुर्बत देखी और पंजाब की सरजमीन पर खून की नदियां बहती देखकर अपने वहशी होने का इल्म हासिल किया, उस वक्त भी ये वही मेरे जहन के दरवाजे पर खड़ा है। गुमसुम। मगर अब ये जाएगा जरूर। अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, लिल्ला इसकी बेकैफ, बेरंग, फीकी सीटी कहानी भी सुन लीजिए, ताकि ये यहां से दूर दफान हो जाए और मुझे इसके गलीज कुर्ब से निजात मिले। अगर आज भी मैंने इसके बारे में ना लिखा और आप लोगों ने इसके बारे में ना सुना, तो ये 8 साल बाद भी यही जमा रहे और मुमकिन है जिंदगी भर यही खड़ा रहे। लेकिन परेशानी ये है कि इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। ये भंगी, इसके माँ बाप। हाँ, मेरे माँ बाप भंगी थे।
मेरे सारे आबा और अजदाद भंगी थे और सैकड़ों बरस से यही रहते चले आए थे, इसी तरह, इसी हालत में। मैंने कभी शादी ना की थी, मैंने कभी इसक ना किया था, मैंने कभी दूर दराज का सफर ना किया था। हद तो यह है कि मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया। मैं दिन भर अपना काम करता और रात को सो जाता और फिर सुबह उठकर अपने काम में मसरूफ हो जाता। बचपन से मैं यही करता चला आया था। लेकिन छोटे साहब, मुझमें एक बात जरूर दिलचस्प थी, और वो ये कि मुझे अपनी नंगी चंदिया पर किसी जानवर, मसलन गाय या भैंस की जबान फिराए से बड़ा लुत्फ हासिल होता था। मैं अक्सर दोपहर के वक्त नीले आसमान तले सब्ज घास के मखमली फर्श पर अस्पताल के करीब एक खेत की मेड़ पर उखड़ू बैठ जाता और डॉक्टर साहब की गाय मेरा सर चाट रही है, बार बार लगातार, और मैं अपना सर चटवाता वहीं ऊँग कर सो जाता। ऊँग कर सो जाता। वैसे एक बात थी, इसे इस तरह सोता देखकर मेरे दिल में मुसर्रत का एक अजीब सा ख्याल उजागर होने लगा और कायनात के थके थके गुनूदगियां में इजाफा की हुस्न का गुमा होने लगा। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया की हसीन तरीन औरत, फूलों के ताजा तरीन गुंचे, कायनात के तरीन मनाजिर देखे, लेकिन ना जाने क्यों ऐसी मासूमियत, ऐसा हुस्न, ऐसा सुकून किसी नजर में नहीं देखा जितना कि उस नजर में जब मैं 7 बरस था। वो खेत बहुत बड़ा और वसी दिखाई देता और आसमान बहुत नीला और साफ। इसकी चंदिया शीशे की तरह चमकती थी और गाय की जबान आहिस्ता आहिस्ता इसकी चंदिया चाटती, गोया इसे सहलाती हुई कसर कसर की ख्वाबिदा आवाज पैदा करती जाती। जी चाहता था कि मैं भी उसी तरह अपना सर झुका के उस गाय के नीचे बैठ जाऊं और ऊँघता ऊँघता सो जाऊं। एक दफा मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। हुआ ये कि मैं भी जोश में गाय के पास चला गया। पीछे से एक आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो वालिद साहब खड़े थे। अब जो ही मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वालिद साहब ने मुझे वो पीटा। हंसी आ रही, मैं तो पिटाई, मेरी तो पिटाई हो गई। उसके बाद वालिद साहब ने इसको वो पीटा कि मैं खुद डर के मारे चीखने लगा कि कहीं वालिद साहब के ठोकरों से ये मर ना जाए। लेकिन इस कमबख्त को इतनी मार खा के भी कुछ ना। दूसरे रोज ये बदस्तूर हमारे बंगले पर झाड़ू लिए हाजिर था। देख रहे हैं कैसा दिलगीर है। वैसे एक बात थी कि इसे जानवरों से बड़ा लगाव। हमारी गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी दोनों इस पर जान छिड़कती थी। हालांकि एक बात बता दूं, बकरी जो होती है बड़ी बेवफा होती। उन दोनों जानवरों को पानी पिलाए तो मैं कालू भंगी, जंगल में चराए तो भी मैं कालू भंगी, रात को मवेशी खाने में बांधे तो मैं कालू भंगी। वो दोनों मेरे एक एक इशारे को इस तरह समझ जाते जिस तरह कोई इंसान किसी इंसान के बच्चे की बातें समझता है। जी हाँ, मैं कई बार इसके पीछे जंगल में गया। जंगल के रास्ते में वो दोनों जानवरों को बिल्कुल खुला छोड़ देते, लेकिन फिर भी गाय और बकरी दोनों इसके साथ कदम से कदम मिलाए चली जाती थी, गोया जैसे 3 दोस्त सैर करने निकले। अब रास्ते में कहीं गाय ने सब्ज घास देखकर मुंह मारा तो बकरी भी झाड़ी से पत्तियां खाने लगती। इस गाय और बकरी के अलावा एक लंगड़ा कुत्ता था जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो लंगड़ा था इसीलिए दूसरे कुत्तों के साथ चल फिर ना सकता था। अक्सर अपने लंगड़े होने की वजह से दूसरे कुत्तों से पिटता, भूखा रहता, जख्मी रहता। आ गए। अक्सर मैं उसकी तीमारदारी और खातिरो तवाज़ो में लगा रहता। कभी तो उसे साबुन से नहलाता तो कभी उसकी चीचड़ियां दूर करता, कभी उसके जख्मों पर मरहम लगाता, फिर उसे मक्की की रोटी का सूखा टुकड़ा देता।
देख रहे हैं, आराम से। जख्मों पे मरहम लगाता, चीचड़ियां दूर करता। लेकिन ये कुत्ता बड़ा खुदगर्ज जानवर था। दिन में सिर्फ 2 मरतबा इससे मिलता, दोपहर को और शाम को, और खाना खा के और जख्मों पे मरहम लगा के ये फिर घूमने निकल जाता। इसकी और उस लंगड़े कुत्ते की मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती थी और बड़ी दिलचस्प। मुझे तो वो कुत्ता एक आंख ना भाता था, लेकिन ये उससे हमेशा बड़े तपाक से मिलता था। इसके अलावा मेरी जंगल के हर जानवर चरिंद और परिंद से शनासाई। रास्ते में कहीं कोई कीड़ा आ जाता तो मैं उसे उठाकर झाड़ी पर रख देता। कहीं कोई नेवला बोलने लगता तो मैं उसे उसकी बोली में जवाब देता। तीतर, रटगिल्ला, गटारी, लाल चिड़ा, सब्ज मक्खी, हर परिंदे की जबान में जानता था। हर परिंदे की जबान को ये जानता था। इस लिहाज से तो ये राहुल शंकर तामीन से भी बड़ा पंडित था। कम से कम मेरे जैसे 7 बरस के बच्चे की नजरों में मुझे तो ये अपने माँ बाप से भी अच्छा मालूम होता था। छोटे साहब, ऐसे बैठने से आराम मिलता है ना? मिलता है। याद है आप ऐसे ही बैठ के भुट्टा खाते थे? याद है, लेकिन ये तुमने किस चीज का याद दिला दिया? भुट्टे। एक बात तो बताना भूल ही गया इसके बारे में। ये भुट्टे ऐसे मजे का तैयार करता था और आग पर उसे इस तरह मध्यम आंच में भूनता था कि भुट्टे का हर दाना कुंदन बन जाता और जायके में शहद का मजा देता। खुशबू भी ऐसी सौंधी सौंधी, मीठी मीठी, जैसे धरती की सांस। निहायत आहिस्ता आहिस्ता, बड़े सुकून से, बड़ी मशाकी से ये भुट्टे को हर तरफ से देख देख कर मिलता, जैसे ये बरसों से इस भुट्टे को जानता। एक दोस्त की तरह ये भुट्टे से बातें करता, उतनी नरमी और मेहरबानी और शफकत से इससे पेश आता गोया मुझे तो वो भुट्टा इसका अपना रिश्तेदार या सगा भाई लगता था। और लोग भी भुट्टा बुनते थे, मगर वो बात इस कदर कच्चे, बद जायका और मामूली से भुट्टे होते थे वो कि उन्हें तो बस मक्की का भुट्टा ही कहा जा सकता था। लेकिन वही भुट्टा इसके हाथ में पहुंच के कुछ का कुछ हो जाता। जब वो आग पर सिक के बिल्कुल तैयार हो जाता तो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह उरूसी लिबास पहने सुनहरा सुनहरा नजर आता। मेरे ख्याल में खुद भुट्टे को ये अंदाजा हो जाता कि ये उससे कितनी मोहब्बत करता है, वरना मोहब्बत के बगैर उस बेजान शय में इतनी रानाई कैसे पैदा हो सकती थी। मुझे इसके हाथ से सेके हुए भुट्टे खाने में बड़ा मजा। मैं बड़े मजे में छुप छुप के खाता। एक दफा पकड़ा गया। हुआ यूं कि मैं भुट्टे मजे में खा रहा था, पीछे से वालिद साहब आ गए। अब मैं जैसे ही पलटा तो वालिद साहब, फिर मैं कुछ बोलने वाला था कि वालिद साहब ने मुझे तो पीटा ही, इसको भी बहुत पिटाई की। इतना पीटा, लेकिन ये कमबख्त अगले दिन फिर हमारे बंगले पर उसी तरह झाड़ू लिए हाजिर था। और बस अब इसके बारे में कोई बात याद नहीं आ। मैं बचपन से जवानी में आ गया। मेरे लिए अब ये कम दिलचस्प हो चुका, बल्कि यूं कह लीजिए कि मुझे अब इसमें कोई दिलचस्पी ना थी। हाँ, कभी कभी इसका किरदार मुझे अपनी तरफ खींचता। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया। मैं मुताले के लिए इससे सवाल पूछता और एक नोटपैड और फाउंटेन पेन साथ रख लेता। कालू भैया। जी छोटे साहब। एक बात बताइए, हाँ। आपकी जिंदगी में कोई खास बात है? कैसी छोटे साहब? अरे कोई खास बात, अजीब, अनोखी? नहीं। नहीं छोटे साहब। कुछ नहीं? नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ठीक। अच्छा एक बात बताइए आप। हाँ। आप तनख्वाह लेकर क्या करते? मैं तनख्वाह लेकर 8 रुपए मिलते हैं।
4 रुपए का आटा लाता हूँ, 1 रुपए का नमक और 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़ और 4 आने का मसाला। कितने रुपए हुए छोटे साहब? 4 रुपए का आटा, हाँ। 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 4 आने का गुड़, 8 आने का 8 आने का गुड़, 4 आने का मसाला और 4 आने का चाय। चाय। 7 रुपए। 7 रुपए। 1 रुपए बनिए को देता हूँ। किस लिए? तो कपड़े सिलवाने के लिए कर्ज लेता हूँ ना। कपड़े सिलवाने के लिए कर्ज ले। जी छोटे साहब। ठीक। कंबल तो मेरे पास है, लेकिन साल में 2 जोड़े कपड़े तो चाहिए छोटे साहब। तो छोटे साहब, अगर बड़े साहब तनख्वाह में 1 रुपया बढ़ा दें तो मजा आता है। क्या कीजिएगा? 1 रुपए का घी लाऊंगा। घी लाइएगा? जी छोटे साहब। क्या कीजिएगा घी का? मक्की के पराठे खाऊंगा। मक्की के पराठे? कभी पराठे नहीं खाए। कभी नहीं खाए? नहीं छोटे साहब। देख रहे हैं, मक्की के पराठे नहीं खाए और चले हैं अफसाना लिखवाने। अब आप ही बताइए कि इसके इन 8 रुपयों पर मैं क्या अफसाना लिखूं? वक्त बीत गया, मेरी शादी हो गई। जब रातें जवान और चमकदार होने लगी और करीब के जंगल से शहद और कस्तूरी और जंगली गुलाब की खुशबुएं आने लगी, हिरन चौकड़ियां भरते हुए दिखाई देते और तारे कानों में सरगोशियां करने लगे, किसी के रसीले होंठ आने वाले बोसों का ख्याल करके कांपने लगे। उस वक्त भी मैं इसके मुतालिक कुछ लिखना चाहता था और पेंसिल और कागज लेकर इसके पास जाता। कालू भैया, हाँ छोटे साहब। एक बात बताइए, पूछिए छोटे साहब। आपने ब्याह क्यों नहीं किया? ब्याह छोटे साहब, मैं इस पूरे इलाके में अकेला ही एक भंगी हूँ। दूर दूर तक और कोई भंगी नहीं है। आप ही बताओ कैसे ब्याह होता हमारा? आपका जी नहीं चाहता? किस बात पे छोटे साहब? इश्क करने के लिए जी चाहता है आपका? अरे शायद आपने किसी से मोहब्बत की होगी, जब अब तक आपने शादी नहीं की। छोटे साहब, ये इश्क क्या होता है? इश्क क्या होता है? हाँ। अरे इश्क इश्क होता है। इश्क यानी मोहब्बत, मोहब्बत यानी प्यार। अरे औरत से इश्क करते हैं लोग। औरत से इश्क करते हैं? औरत से इश्क करते हैं लोग। शादी तो जरूर करते हैं। अरे शादी भी करते हैं। शादी भी करते हैं। तो छोटे साहब, पहले इश्क करते हैं औरत से या शादी करते हैं औरत से? अरे शादी भी करते हैं, इश्क भी करते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर लो। शादी हमें नहीं समझ में आ रहा क्या आप कह रहे हैं छोटे साहब। और रही हमारी शादी की बात, तो हमने आपको बता दी। आप ही बताओ कैसे होती शादी हमारी औरत से? चलो ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि आपको अफसोस नहीं होता? नहीं छोटे नहीं? अरे छोटे साहब, शादी करके आपको अफसोस नहीं होता? देख रहे हैं कैसे सवाल पूछ रहा है। मैंने हार कर इसके मुतालिक लिखने का ख्याल छोड़ दिया। 8 साल हुए, 8 साल हुए कालू भंगी को मरे। वो जो कभी बीमार नहीं पड़ा था, अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी बिस्तरे अलालत से ना उठा। उसे अस्पताल में मरीज रखवा दिया गया। वो अपने बर्तन खुद साफ करता, अपना बिस्तर खुद साफ करता, अपना बोल और बरास खुद साफ करता। और जब वो मर गया तो पुलिस वालों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसका कोई वारिस ना था। वो हमारे यहाँ 20 साल से काम करता था, मगर हम उसके कोई रिश्तेदार थोड़ी थे। इसलिए उसकी आखिरी तनख्वाह भी बह के सरकार जब्त हो गई, क्योंकि इसका कोई वारिस ना था।
और जिस रोज वो मरा उस रोज भी कोई खास बात ना हो। रोज की तरह उस रोज भी अस्पताल खुला। डॉक्टर साहब ने नुस्खे लिखे, कंपाउंडर ने तैयार किए, मरीजों ने दवा ली और घर लौट गए। फिर रोज की तरह अस्पताल भी बंद हुआ। हम सब ने घर लौट कर खाना खाया, रेडियो सुना और लिहाफ ओढ़कर सो। सुबह उठे तो पता चला कि अजराए करम कालू भंगी की लाश को पुलिस वालों ने ठिकाने लगा दिया। अलबत्ता डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 रोज तक कुछ ना खाया, ना ही कुछ पिया और वार्ड के बाहर खड़े खड़े बेकार चिल्लाती रही। जानवरों की जात है ना। तो फिर झाड़ू देकर आन पहुंचा। क्या चाहता है? बता क्या चाहता है? कहानी। कहानी? अरे सब कुछ तो कह दिया जो मैं तुम्हारे बाबत जानता हूं। अभी यहीं खड़े परेशान कर रहे हो। लिल्ला चले जाओ। क्या मुझसे कुछ छूट गया है? तुम्हारा नाम कालू भंगी, कान भंगी। इस इलाके से कभी बाहर नहीं गए, इश्क नहीं लड़ाया। अरे जिंदगी में कोई हंगामी बात नहीं हुई, कोई अचंभा मोजिजा कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर मैं क्या लिखूं तुम्हारे बारे में बताओ। अरे जैसे महबूब के होठों में होता है, अपने बच्चों के प्यार में होता है, गालिब के कलाम में होता है, कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में। तुम ही बताओ कि क्या लिखूं। तुम्हारी तनख्वाह 8 रुपए, 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 8 आने का गुड़, 4 आने की चाय, 4 आने का मसाला, 7 रुपए और 1 रुपए बनिएगा, हो गए 8 रुपए। मगर 8 रुपए में कहानी नहीं होती। अरे आजकल तो 25, 50, 100 में भी नहीं होती, मगर 8 रुपए में तो शर्त या कोई कहानी नहीं हो सकती। फिर मैं क्या लिखूं तुम्हारे बारे में? चले जाओ। नहीं जाओ, नहीं जाओ, बैठो। ठीक है। कंपाउंडर साहब याद है? हाँ, लंबे से थे, गोरे से, मरीजों का बड़ा ध्यान रखते थे। पता नहीं छोटे साहब, जब वो ठीक होके चली जाती थी रोते बहुत थे। रोते बहुत? हाँ। सही कहते हो तुम। तुम्हें इश्क के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। इश्क? इश्क। अब मैं बताता हूं किस्सा।